नमस्कार छात्रों, मैं वेद प्रकाश पांडे आपके अपने YouTube चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संबंध में। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, निस्यंदन अधोगामी सिद्धांत या प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब हम आगे के समिति और आयोगों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो इस संबंध में सबसे पहले जो समिति या योजना आती है वह है विलियम एडम की शिक्षा योजना। विलियम एडम की शिक्षा योजना 1835 से लेके 1838 तक थी। इसमें हम संक्षेप में आपको बता दें, यह शिक्षा योजना बहुत विस्तृत शिक्षा योजना तो नहीं थी, बट चूंकि इसका संबंध मैकाले की शिक्षा नीति से तथा इसके आगे आने वाले वुड डिस्पैच अर्थात चार्ल्स वुड के विवरण पत्र 1854 से संबंध है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो इन्होंने 3 प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम प्रतिवेदन, द्वितीय प्रतिवेदन और तृतीय प्रतिवेदन। इस विलियम एडम का जो विवरण पत्र था, यह इसलिए हम इसको प्रभावी या कारगर नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो क्षेत्र था वह सिर्फ बंगाल और बिहार था। संपूर्ण भारत में इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के दौरान सिर्फ बंगाल और बिहार के क्षेत्रों का अध्ययन किया गया था। वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां के लॉजिक और जो व्यवस्थाएं थी उसको देखा गया था। परिणाम स्वरूप इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया। प्रथम प्रतिवेदन में इस बात की जानकारी इकट्ठा की गई कि वास्तव में तत्कालीन समय में शिक्षा की शिक्षा का क्या स्वरूप है और क्या स्थिति है। शिक्षा की स्थिति के संबंध में जानकारी इकट्ठी की गई और जो भी सूचनाएं थी वो प्रस्तुत किया गया। और इसमें इस बात को देखा गया कि स्कूलों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों पे कितने स्कूल हैं, किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार के उसमें गहन अध्ययन करने का जो तरीका है क्या है। तो उन्होंने सब कुछ भारतीय पद्धति के रूप में पाया। जैसे हम नॉर्मल बात करें तो जो छोटे बच्चे थे स्कूल नहीं जाते थे, घर पे ही बैठ के कोयले से, मिट्टी से और जो लकड़ियों के डंडी के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करते थे। गिनतियां और माप तौल की जो चीजें हैं उसको अध्ययन करते थे। इसके बाद खेतों में जब जाते थे, जो अपनी कृषि कार्य करते थे, उस दौरान भी वो उसमें कि इतना अगर खेत है तो उसमें कितना उर्वरक जाएगा, या क्योंकि उसमें उर्वरक का बहुत ज्यादा प्रयोग तो नहीं हुआ करता था, बट कितना बीज रहेगा, कितना किस प्रकार की चीजें रहेंगी, उसका प्रयोग करने के दौरान वह अपनी बुद्धि, विवेक, कौशल का प्रयोग करते थे। इसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे लकड़ी की पटरी और खड़िया चाक के माध्यम से पठन पाठन शुरू किया गया। और जब जैसे बड़े होते गए वैसे गांव के चौपालों में बैठ के सामाजिक, नैतिक और धार्मिक ज्ञानों का अध्ययन होता था। और उसके बाद फिर वह संगीत, नृत्य का अध्ययन करने के बाद यही उन लोगों की शिक्षा की पूरी संपूर्ण व्यवस्था थी। इस पूरे प्रतिवेदन में उन्होंने इसी बात को कहा। द्वितीय प्रतिवेदन में उन्होंने स्थितियां स्पष्ट की कि हमको क्या करना है और किस तरीके से करना होगा। कि अगर यहाँ इतने स्कूल हैं तो कितने छात्र हैं, और अगर स्कूल हैं तो कितने उसमें टीचर हैं, और अगर किस प्रकार की पढ़ाई की जा रही है, तमाम तरह की स्थितियां थी। और इन सबसे उन्होंने पूरा डिटेल जनसंख्या आधारित, चूंकि ये था उनके मनोवैज्ञानिक सामाजिक स्थिति आधारित, और द्वितीय प्रतिवेदन उनके जनसंख्या आधारित था कि कितनी जनसंख्या पे क्या स्कूल है, कितनी संख्या है, कितने क्लासों में कितने छात्र हैं, कितने अध्यापक हैं, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल अध्ययन किया। और अपने तृतीय प्रतिवेदन में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कुछ सुझाव दिए, जिस दुर्भाग्य से उन सुझावों का पालन नहीं हो सका, बट उन्हीं सुझावों को आधार बनाकर
और मैकाले के शिक्षा पद्धति को आधार बनाकर, चार्ल्स ग्रांडी के विचारों को आधार बनाकर चार्ल्स वुड ने एक नया प्रतिवेदन दिया जिसको भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम अभी थोड़े से इस सुझाव को देख लेते हैं। इसके बाद आज की पूरी क्लास आपकी चार्ल्स वुड के डिस्पैच पे आधारित होगी। तो जहां तक इनके सुझाव का प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो भी एजुकेशन है वह भारतीय भाषा और शिक्षा में दी जाए, भारतीय भाषा में दी जाए। इसके बाद इन्होंने ये कहा कृषि आधारित, कृषि आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। क्यों? क्योंकि अगर कृषि आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी तो इससे क्या है, जो भी बच्चे होंगे एजुकेशन ग्रहण करने के बाद भविष्य में वह स्वावलंबी बन सकते हैं। इसके बाद यह कहा कि भूदान के द्वारा कॉलेजों और स्कूलों की स्थापना हो। इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक वर्ष शिक्षकों का प्रशिक्षण हो। प्रत्येक वर्ष शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसको कि चार्ल्स वुड ने अपने डिस्पैच में भी शामिल किया था। इनका जो ये कृषि आधारित था, इसको उन्होंने मॉडिफाइड करते हुए अपने विवरण पत्र में शामिल किया था। शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक वर्ष शिक्षकों का प्रशिक्षण हो जिससे कि हम शिक्षा में उत्तरोत्तर सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका विलियम एडम का जो विवरण है या जो शिक्षा नीति है वह समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे चार्ल्स वुड के विवरण पत्र की, चार्ल्स वुड के डिस्पैच की, जो कि 1854 ईस्वी में आया था। अब ये जो एक और बात इसमें रह गई थी कि प्रथम प्रतिवेदन 1835 में, द्वितीय प्रतिवेदन 1836 में और तृतीय प्रतिवेदन 1838 ईस्वी में आया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं चार्ल्स वुड के डिस्पैच की। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं चार्ल्स वुड का विवरण पत्र या चार्ल्स वुड का डिस्पैच। जहां तक चार्ल्स वुड के डिस्पैच का प्रश्न है, तो चार्ल्स वुड जो थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक सदस्य थे और इन्होंने अपनी एक शिक्षा समिति बनाई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होने के नाते जब इन्होंने शिक्षा, इनके ऊपर शिक्षा का सुधार संबंधित या शिक्षा के सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इनको शामिल किया गया और इस बात की चर्चा की गई कि आप एक समिति बनाइए और शिक्षा सुधार के संबंध में जो भी कार्यक्रम है उसको लागू कीजिए। तो इन्होंने 6 सदस्यों, जिसमें ये स्वयं थे, छह सदस्यों वाली एक समिति बनाई और जिसमें चार्ल्स वुड, इसके अलावा जो अगले सदस्य थे वह पैरी थे और इसके अलावा जो अगले सदस्य थे वह विल्सन थे इसके अलावा जो अगले सदस्य थे वह हैरोल्ड, कहीं कहीं इनका नाम हैरोल्ड आता है और कहीं कहीं इनका नाम हैलोडे आता है। तो
में के और ट्रोवेलियम ये सदस्य थे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसके बाद 6 एक और सदस्य थे, उनका नाम क्या था? मार्शमैन। इस प्रकार से यह जो समिति बनी यह वुड समिति के नाम से जानी गई। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रधान थे या जो अध्यक्ष थे वह चार्ल्स वुड थे। और इस समिति ने व्यापक रूप से भारतीय शिक्षा के प्रसार हेतु जो भी नीतियां प्रस्तुत किया, जो भी सुझाव प्रस्तुत किया, वह इतना कारगर हुआ कि HR जेम्स ने चार्ल्स वुड के विवरण पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। HR जेम्स ने चार्ल्स वुड के जो विवरण पत्र है को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा। अब इनके द्वारा क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किए गए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। सुझाव, जहां तक चार्ल्स वुड के विवरण पत्र के सुझाव का प्रश्न है तो इन्होंने सबसे पहले जो पहला जो सुझाव दिया वह यह दिया कि शिक्षा हेतु सभी प्रकार के उत्तरदायित्व कंपनी पर होगा, अर्थात ब्रिटिश कंपनी के ऊपर सभी प्रकार के शिक्षा के उत्तरदायित्व होंगे उसके विकास करने हेतु। और इसके बाद इन्होंने जो अगला पॉइंट दिया वह यह कहा कि जो शिक्षा दी जाएगी वह सिर्फ बौद्धिक, नैतिक ही नहीं होगी बल्कि व्यवहारिक भी होगी। वह शिक्षा सिर्फ बौद्धिक या नैतिक नहीं होगी बल्कि व्यवहारिक भी होगी। इसके बाद इन्होंने अगला जो पॉइंट ये कहा कि ये जो शिक्षा है दोनों भाषा में हो। दोनों भाषा का अर्थ यह है कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि जो शिक्षा हो वह दोनों भाषाओं में हो, क्योंकि चूंकि ये अंग्रेज विद्वान थे और इनके ऊपर भी अंग्रेजियत का और लॉर्ड मैकाले का प्रभाव पड़ा था, इसलिए इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी प्रमुख हो। दोनों भाषाओं में हो लेकिन अंग्रेजी प्रमुख हो। इसके बाद इन्होंने शिक्षा को वर्गीकृत कर दिया, पहले प्राथमिक शिक्षा के रूप में, फिर मिडिल शिक्षा के रूप में, फिर हाई स्कूल शिक्षा के रूप में, फिर कॉलेज शिक्षा के रूप में और इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा के रूप में। विश्वविद्यालय शिक्षा के रूप में इस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय इन्होंने शिक्षा के जो अलग अलग वर्गीकरण कर दिया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि स्त्रियां जो वंचित हो चुके हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वह यह बात कही कि शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोग हो। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोग हो, अर्थात इस प्रकार की जो शिक्षा हो
वह जैसे बच्चा शिक्षा ग्रहण करे तो उसके अंदर कुछ व्यवसायिक गुण हो जाए, तो वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार ना हो, अपना जीवन यापन स्वतः कर ले। और एक बात यह भी कही गई जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा, निस्यंदन सिद्धांत, इसका विरोध किया गया। इस डिस्पैच में, इस विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत, मैकाले के जो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत था या जो छनाई का सिद्धांत था उसका विरोध किया गया और कहा गया यह व्यवस्था उचित नहीं है और सारा दारोमदार जो होना चाहिए वह कंपनी के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से वुड डिस्पैच हम समाप्त करते हैं। इसके दोष और इसके जो लाभ है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इसके अलावा कल और शिक्षा जो नीति है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।